Today we are going to discuss on advertisement elasticity of demand. Advertisement elasticity of demand. आज हम लोग मांग की विज्ञापन लोच के बारे में चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? मांग की विज्ञापन लोच। क्योंकि किसी विशेष वस्तु के मांग को प्रभावित करने में विज्ञापन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा किया था। समझ में आया था? नहीं आया था? यदि समझ में आ गया था क्रॉस इलास्टिसिटी, थोड़ा सा समझ लेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए ये मांग की आड़ी लोच क्या है और मांग की आड़ी लोच को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नोट करिए, चाय के मूल्य में क्रॉस इलास्टिसिटी का एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चाय के मूल्य में 40 रुपया प्रति पाउंड से, चाय के मूल्य में 40 रुपया प्रति पाउंड से, 40 रुपया प्रति पाउंड से 40 रुपया प्रति पाउंड से 50 रुपया प्रति पाउंड की वृद्धि के फलस्वरूप, यानी जब चाय की मांग 40 रुपया थी, वृद्धि के फलस्वरूप कॉफ़ी की मांग 500 पाउंड से बढ़कर 600 पाउंड हो जाती है। 500 पाउंड से बढ़कर के 600 पाउंड हो जाती है। यानी चाय का मूल्य जब 40 रुपया था तो कॉफ़ी की डिमांड 500 पाउंड था। कितना? कॉफ़ी की मांग, कॉफ़ी की मांग। चाय का मूल्य, चाय का मूल्य, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कैलकुलेट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। चाय के मूल्य में 40 रुपये पाउंड से, 40 रुपये प्रति पाउंड से 50 रुपया प्रति पाउंड की वृद्धि होने पर चाय के मूल्य में 40 रुपया प्रति पाउंड से, यानी 40 रुपीज़ प्रति पाउंड से 50 रुपीज़ प्रति पाउंड की वृद्धि होने पर कॉफ़ी की मांग में 500 पाउंड से बढ़कर 600 पाउंड हो जाती है। यानी 4 पाउंड का लीजिए, डिमांड का लीजिए। यानी जब चाय का मूल्य 40 रुपया था तो कॉफ़ी की मांग 500 थी। कितनी थी? 500। लेकिन जैसे ही चाय का मूल्य, चाय की कीमत बढ़कर के 40 से 50 हो जाती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़कर के 600 हो जाती है। आड़ी लोच की गणना कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आड़ी लोच की गणना कीजिए। कैसे गणना करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला है उसका, फार्मूला क्या लिखवाए थे? E इक्वल टू X वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई Y वस्तु की कीमत में, जल्दी से सॉल्व करिए, Y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये फार्मूला है। ये 2009 यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नेट की परीक्षा में 2009 में पूछा गया था
जल्दी सॉल्व करिए, बताइए क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी आ रही है। वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, d माइनस डी वन अपॉन डी। वहीं y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के लिए फार्मूला क्या है, P माइनस पी वन अपॉन पी। यही फार्मूला है ना, ये हो गया आपका फार्मूला। कितना आंसर आ गया। आड़ी लोच, पिछले क्लास में हम लोगों ने आड़ी लोच के बारे में चर्चा किया था, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा किया था कि जब किसी वस्तु की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंजेज आते हैं तो संबंधित वस्तु के मांग में कितनी कमी आती है, कितनी वृद्धि होती है, उसकी गणना के लिए हम लोगों ने फार्मूला भी लिखा था, x वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। चलिए देखते हैं। d मीन्स पूर्व की मांग 500 माइनस d1 बढ़ी हुई मात्रा, बढ़ी हुई मांग 600 डिवाइड बाई पूर्व की मांग 500। फार्मूला के अनुसार P माइनस पी वन पूर्व की कीमत 40 रुपीज माइनस P1 बढ़ी हुई कीमत 50 डिवाइड बाई पूर्व की कीमत। यही फार्मूला है ना, करिए जल्दी जल्दी करिए। जीरो 0.8 कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इलास्टिसिटी आएगी आपका 0.8 यानी 4/5। बोलना चाहिए ना, इलास्टिसिटी आपकी 0.5 हो रही है, नोट कर लिए। ओके, ये था आपका क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आएंगे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से, नोट कर लीजिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से उसकी मांग में केवल 10% की कमी होती है। यदि किसी वस्तु की मूल्य में 50% की कमी होने से, वृद्धि होने से 50% की क्या होती है, वृद्धि होती है। इन प्राइस इंक्रीज कर रहा है, 50% कीमत के इंक्रीज करने पर उसके मांग में केवल 10%, मांग में, किसमें, डिमांड में 10% की कमी आती है। तो ऐसी मांग होगी, ऐसी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी, लोचदार होगी, पूर्णतः लोचदार होगी या अत्यधिक लोचदार होगी। जब किसी वस्तु के
कीमत में 50% की वृद्धि हो रही हो और तत्पश्चात उसकी मांग में मात्र 10% की कमी आ रही है, तो इस तरह की मांग या तो बेलोचदार होगी या अत्यधिक बेलोचदार होगी, या तो बेलोचदार होगी या तो अत्यधिक बेलोचदार होगी, क्योंकि इस तरह की स्थिति जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं की कंडीशन में होती है। किस कंडीशन में? जीवन निर्वाह करने वाली वस्तुओं की स्थिति में इस तरह की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि मूल्य के बढ़ने पर उसके मांग में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। मूल्य के बढ़ने पर उसकी मांग में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। और यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2009 में, यूजीसी। समझ में आया नहीं आया? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच और मांग की विज्ञापन लोच। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? मांग की विज्ञापन लोच के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं मांग की विज्ञापन लोच क्या है। विज्ञापन लोच का क्या प्रभाव है? आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक जगत में वर्तमान समय कंपटीशन का दौर चल रहा है। किसका दौर है? कंपटीशन का दौर है, प्रतिस्पर्धा का। प्रत्येक बाजार कंपटीशन, हर एक बाजार में कंपटीशन है। हर एक वस्तु का कॉपी, सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध है। जब किसी स्पेसिफिक वस्तु के कई सारे दावेदार होंगे, कई सारे सेलर होंगे, तो वहाँ कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन होगा। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, दौर में वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन का सहारा लिया जाता है या विज्ञापन अनिवार्य हो गया है। एक तरह से हम कहें तो वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर में वस्तुओं की मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन अनिवार्य हो गया है, या कहें तो विज्ञापन के बगैर वर्तमान बाजार में सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। यदि कोई ओनर, यदि कोई सेलर या प्रोड्यूसर एडवर्टीजमेंट के बगैर सोचता हो कि मार्केट में सरवाइव कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। जो उसका अपना टारगेट होगा, प्रत्येक बिजनेसमैन का टारगेट क्या होता है? ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? प्रत्येक बिजनेसमैन चाहता है कि ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन विज्ञापन के बगैर ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न करने की कल्पना पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्तमान परिवेश प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में हम जी रहे हैं। वर्तमान बाजार प्रतियोगिता का बाजार है, जहां प्रतियोगिता हुई है, प्रतियोगिता कंपटीशन है। इसलिए विज्ञापन का हम सहारा लेते हैं। जब विज्ञापन का सहारा डिमांड को बढ़ाने के लिए, विज्ञापन का सहारा किसके लिए लेते हैं? डिमांड को बढ़ाने के लिए। किसको? मांग को बढ़ाने के लिए। मांग को बढ़ाने के लिए हम विज्ञापन का सहारा लेते हैं। विज्ञापन व्ययों का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को जब हम विज्ञापन करेंगे तो विज्ञापन को कुछ व्यय भी आएगा, कुछ खर्च भी आएगा। सबसे पहले प्रयास करते जानने का विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, या एक प्रोड्यूसर विज्ञापन कैसे करता है। एक प्रोड्यूसर विज्ञापन कैसे करता है, बताइए। निधि, विज्ञापन से क्या समझती हो? चलो हम तुम्हारे लिए एग्जाम्पल देते हैं।
फेयर लवली, फेयर लवली का एडवर्टीजमेंट देखिए हो, फेयर लवली क्रीम। वर्तमान में कई प्रकार की क्रीम मार्केट में है, वर्तमान में कई प्रकार के विभिन्न कंपनियों की विभिन्न ब्रांड के क्रीम मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक है फेयर लवली। दुकान पे देखी होगी या टेलीविजन पर भी अक्सर उसका एडवर्टीजमेंट आता है, टीवी में, रेडियो पर, अखबार में, समाचार, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से एडवर्टीजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। टीवी में फेयर लवली को कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर उसके बारे में बताता है, एट्रैक्टिव उसको तरीके से रिप्रेजेंट करता है और हमें लगता है कि वाकई में ये यूज करने लायक है। कोका कोला का नाम सुना आप लोगों ने? कोका कोला कोल्ड ड्रिंक। आज से कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन कोका कोला का प्रचार करते थे। अमिताभ बच्चन कोका कोला का टेलीविजन पर प्रचार करते थे और बर्फ की सिल्ली रखी हुई है और अमिताभ बच्चन उस पर जा करके कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे। देखा था आप लोगों ने? वो क्या था? विज्ञापन था। नए वस्तु को, नए उत्पाद को बाजार में प्रचारित करने के लिए, बाजार में चर्चित करने के लिए, ताकि हर एक आदमी उसके बारे में चर्चा करे, हर एक आदमी उसके बारे में जाने, उसके लिए हम विज्ञापन का सहारा लेते हैं। लेकिन उन विज्ञापन पर जो खर्च आते हैं, उन विज्ञापन पर जो खर्च आते हैं, वो खर्च कौन वहन करता है? प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो सामान को मार्केट में ले आता है, जो सामान को मार्केट में ले आता है। चलिए छोटी से हम लोकल लेवल पे बात करते हैं। जयनगर आपका छोटा सा बाजार है, समाचार पत्र आप पढ़ते हैं। कई बार आप देखे होंगे समाचार पत्रों में जब अखबार घर पे पलटते हैं सुबह सुबह, तो उसमें पंपलेट रखे हुए मिलते हैं। कोई कोचिंग का पंपलेट होता है, कोई स्कूल का पंपलेट होता है, कोई दुकान का पंपलेट होता है। वो क्या है? एक विज्ञापन का एक माध्यम है। जब हम पेपर को खोलेंगे, उसमें पंपलेट देखेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि नया कोई इंस्टीट्यूट खुला है, नया कोई दुकान खुला हुआ है, नई कोई संस्थान खुला है, और उसके बाद हमारे आवश्यकता यदि वो होगी तो उसके बारे में हम डिसीजन लेंगे। ये विज्ञापन का एक माध्यम है। लेकिन उन विज्ञापन के माध्यमों पर जो व्यय होते हैं, जो एक्सपेंसेज आते हैं, कुछ ना कुछ तो आता होगा। उस एक्सपेंसेज के बाद उस स्पेसिफिक वस्तु के मांग में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इसका एनालिसिस, इसका मूल्यांकन ही मांग के विज्ञापन लोच है। क्या है? मांग के विज्ञापन लोच है। मूल्यांकन करने के बाद विज्ञापन व्ययों का वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव, विज्ञापन व्यय, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, विज्ञापन व्यय का वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को मांग की विज्ञापन लोच के द्वारा जाना जाता है। अब कैसे जानेंगे? मान लीजिए जब उत्पाद मार्केट में आया होगा, विज्ञापन नहीं हुआ होगा, उस समय उसकी कितनी डिमांड थी, हमने उसको एडवर्टीजमेंट किया टेलीविज़न के माध्यम से, लोगों ने उसके बारे में जाना, और उसके बाद यदि उसकी डिमांड में बढ़ोतरी होती है तो हम क्या कहेंगे? विज्ञापन के बाद लोग जागरूक हुए, उस वस्तु के बारे में जाने, और तब जाकर के हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। इसलिए विज्ञापन व्ययों का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है और इसे विज्ञापन मांग की विज्ञापन लोच कहते हैं। यह विज्ञापन व्यय और वस्तु की मांग, यह विज्ञापन व्यय और वस्तु की मांग मात्रा के संबंध को स्पष्ट करती है। मात्रा के संबंध को स्पष्ट करती है। मांग की विज्ञापन लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज। विज्ञापन व्यय में
विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन, विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन, ये फार्मूला मांग की विज्ञापन लोच का, मांग के विज्ञापन लोच को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज कैलकुलेट करना होगा, और वह है पहला मांग में अनुपातिक परिवर्तन। पहला क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन, और दूसरा है विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन। यानी मांग के विज्ञापन लोच को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है इसको निकालना होगा। यानी मांग में अनुपातिक परिवर्तन को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं? D माइनस D1 अपन D, D माइनस D1 अपन D। D मीन्स पूर्व की मांग, D1 मीन्स नई मांग, D मीन्स पूर्व की मांग, D1 मीन्स नई मांग, बदली हुई मांग जिसमें परिवर्तन हुआ होगा, डिवाइड बाई विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन। विज्ञापन का जो व्यय है उसका भी हम अनुपातिक परिवर्तन निकाल लेंगे। पहले हम विज्ञापन पर कितना व्यय कर रहे थे और वर्तमान में विज्ञापन पर कितना व्यय कर रहे हैं, दोनों को निकालने के बाद डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा फिगर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, वो मांग की विज्ञापन लोच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मांग की विज्ञापन लोच कहलाएगा। इसको भी लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। मांग में अनुपातिक परिवर्तन इजकल टू D माइनस D1 अपन D डिवाइड बाई विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन A माइनस A1 डिवाइड बाई A, E इजकल टू, ये क्या है आपका फार्मूला। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किसी वस्तु के विज्ञापन पर जब किसी वस्तु के विज्ञापन पर 400 रुपया खर्च किया जा रहा था, जब किसी वस्तु के विज्ञापन पर 400 रुपया खर्च किया जा रहा था, कितना? विज्ञापन व्यय, यहाँ लिखिए विज्ञापन व्यय, और दूसरा क्या है? वस्तु की मांग। क्या है? वस्तु की मांग। दो चीजें हो गई। जब पहली कंडीशन है वस्तु के विज्ञापन पर जब 400 रुपया खर्च किया जा रहा था तो उस वस्तु की डिमांड 20,000 यूनिट थी। कितना थी? 20,000 यूनिट थी। वस्तु की डिमांड कितनी थी? 20,000 यूनिट थी। जैसे ही विज्ञापन को बढ़ा, विज्ञापन पर खर्च होने वाले व्यय को बढ़ा करके 800 रुपीज़ कर दिया गया, तो इसकी डिमांड बढ़ करके 50,000 यूनिट हो जाती है। कितना हो जाती है? 50,000 यूनिट हो जाती है। तो मांग की विज्ञापन लोच की गणना कीजिए। मांग की विज्ञापन लोच की गणना कीजिए। कैलकुलेट द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कर लीजिएगा या हम करें? फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी इजकल टू D माइनस D1 डिवाइड बाई D अपॉन A माइनस A1 डिवाइड बाई A। A मीन्स पूर्व का एक्सपेंसेज, विज्ञापन का पूर्व का जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है, और A1 इजकल टू नया विज्ञापन व्यय। हो गया?
कुछ विशेषताएं हैं मांग के विज्ञापन लॉज की। विज्ञापन और वस्तु की मांग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे मूल्य, गुण, वितरण, माध्यम आदि के स्थिर रहने पर विज्ञापन के कारण मांग में वृद्धि होती है। दो रेखा हमने खींचा, OX और OY। OX पर हम वस्तु की मांग को रखेंगे, वस्तु की मांग को रखेंगे OX पे, जबकि OY पर रखेंगे विज्ञापन व्यय। विज्ञापन व्यय कितना आंसर आया इसका? आंसर कितना आ गया? बेटा जोर से बोलो ना, संकोच मत करो। देखो दो ही चीज होगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा। यदि सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो हम बताएंगे। -10 आया है। चलो हम तुम्हारे सामने हल कर लेते हैं। बोलो डी कितना था? डी 800। क्लियर है? पहला डी कितना था? डी मतलब डिमांड होगा ना जी। डिमांड 800 कहाँ था? डी बोलिए, डी कितना था? हाँ, डी माइनस D1 लिखे तो होंगे ना जी क्वेश्चन में। 800 तो बोलो ना कि 800 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? 800 D1 400 बटा 800 डिवाइड बाई एडवर्टीजमेंट। ए का मतलब 50,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 50,000। ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सही है गलत है? आपने जो फिगर हमें बताया है, ये फिगर सही है या गलत है? ये जो मैजिक नंबर आप लोगों ने बताया है कि D माइनस D1 अपन D 800 माइनस 400 डिवाइड बाई D डिवाइड बाई A 50,000 A1 20,000 डिवाइड बाई A, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 20,000। ये बिल्कुल गलत है, बोल दिया ना, बिल्कुल गलत है। इसे जो बनाया है तो 2.5 आया है। आप जो भी फार्मूला पे रखे हुए हैं बिल्कुल गलत रखे हुए हैं। ये वाला जोड़ लिख। आप कैसे बनाए उससे में कोई मतलब नहीं है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि मांग की विज्ञापन लॉस इक्वल टू
डी माइनस डी वन अपन डी अपॉन ए माइनस ए वन अपन ए, फॉर्मूला सामने रखा हुआ है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन, क्वेश्चन आपके सामने था, इसको वही बताते हैं, नोट करिए। एक बार फिर प्रयास कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे। दूसरा चीज हम देखते हैं, प्रयास कर लीजिए आप, प्रयास करके हमको आंसर बताइए। मांग की विज्ञापन लोच की कुछ विशेषताएं होती हैं, मांग की विज्ञापन लोच की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे मांग की विज्ञापन लोच का प्रभाव कब पड़ेगा? जब वस्तु का मूल्य गुण वितरण माध्यम स्थिर रहेगा। वस्तु का मूल्य, वस्तु की कीमत, वस्तु का गुण, वस्तु की कीमत, वस्तु का गुण और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, वितरण माध्यम स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तब जाकर के विज्ञापन व्यय का प्रभाव वस्तु के मांग पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं कि पार्ले जी बिस्किट 4 रुपये का आती है। एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे हैं कि पार्ले जी बिस्किट 4 रुपये की आती है और प्राइस चेंज करके दुकान पर हम भेज दिए 5 रुपीज़ का। कस्टमर जाएगा तो क्या कहेगा कंज्यूमर, विज्ञापन में तो कल 4 रुपये दिखा रहा था, 5 रुपये में आप बेच रहे हैं जी, तो परचेज करेगा? नहीं परचेज करेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुण, हम कुछ क्वालिटी कुछ और दिखा रहे हैं विज्ञापन में और एक्चुअल में क्वालिटी कुछ और है, डिमांड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। चैनल डिस्ट्रीब्यूशंस, जो चैनल हमारे पहले थे यदि वर्तमान में उतना ही रहेगा तो हमारे वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, विज्ञापन के बगैर भी वस्तुओं की मांग में एक निश्चित, वस्तुओं की मांगी की मात्रा में एक निश्चित मात्रा होती है, एक निश्चित परिवर्तन होता है। यदि हम किसी वस्तु का विज्ञापन नहीं करेंगे तब भी एक निश्चित मात्रा तक उसकी मांग होगी ही होगी। जैसे इसको हम लिख लेते हैं डी, विज्ञापन के बगैर भी वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा की मांग की जा सकती है। चित्र में ओडी मात्रा की मांग शून्य विज्ञापन व्यय पर है। चित्र में ओडी क्या है? ये रहा आपका ओडी। चित्र में ओडी मांग की मात्रा है शून्य विज्ञापन पर। यहाँ विज्ञापन के लिए कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। खर्चा होगा तो मान लीजिए यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तब यहाँ से जाएगा। लेकिन यहाँ पर विज्ञापन का कितना है खर्चा? 0 रुपया। इसलिए 0 रुपीज पर भी एक निश्चित मात्रा में वस्तु की मांग की जा सकती है। प्रारंभ में विज्ञापन बढ़ाने से वस्तु की मांग की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और जब हम उसका विज्ञापन करेंगे तो उसकी डिमांड तेजी से बढ़ती है। क्या होगा? तेजी से बढ़ती है। जैसे जीलेट गार्ड ब्लेड का नाम सुना आप लोगों ने? जीलेट गार्ड, हाँ। टोपाज, पहले टोपाज ब्लेड से लोग सेविंग करता था, बाद में जीलेट गार्ड आया। अभी भी है। जीलेट और जीलेट गार्ड दोनों अलग अलग हैं। तो जीलेट गार्ड जैसे ही मार्केट में आया उसकी तत्काल विज्ञापन शुरू हो गया था। टेलीविज़न पे, पेपर में, फ्लैक्स लगा करके, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, तो उसकी बिक्री बढ़ गई। यानी जब कोई वस्तु मार्केट में नया आ रहा है और प्रारंभ में ही विज्ञापन शुरू कर दिया जाए तो उसकी मांग की गई मात्रा में तेजी से वृद्धि होता है। क्या होता है? तेजी से वृद्धि होता है। फिर धीमी वृद्धि होती है। एक बार मार्केट तेजी से बढ़ेगा डिमांड, उसके बाद धीमी हो जाएगी। क्या होगा? फिर थोड़ा धीरा हो जाएगा, मांग में वृद्धि थोड़ा कम हो जाएगी और अंत में एक सीमा के बाद विज्ञापन में वृद्धि से मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है। अंत में एक सीमा के बाद, एक निश्चित वृद्धि के बाद विज्ञापन में कितना भी वृद्धि करिएगा उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक परिवार में यदि 10 लोग रह रहे हैं और विज्ञापन यदि आप कर रहे हैं किसी वस्तु का, 2 लोग परचेज किया और 4 लोग परचेज किया शुरू में,
विज्ञापन थोड़ा और करिएगा तो 3 लोग और परचेज कर लेगा, कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद फिर विज्ञापन करिएगा, हो सकता है उसके बाद कोई ना परचेज करे, हो सकता है नहीं बात। इसलिए विज्ञापन जब शुरू में होगा तो उसकी मांगी गई मात्रा पर या वस्तु की मांग पर तेजी से प्रभाव पड़ता है, उसके बाद एक निश्चित मात्रा के बाद धीमा प्रभाव पड़ता है और अंत में विज्ञापन में कितनी भी वृद्धि की जाएगी उसका प्रभाव 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम जो हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस पे आते हैं। ये बहुत ही कष्ट का विषय है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं और गलत सही हल कर रहे हैं। फार्मूला आपका सामने दिया हुआ है, फार्मूले के सामने हम रख रहे हैं, देखिए D माइनस D1 अपन डी हमारा था 20,000, प्रारंभिक मांग हमारी कितनी थी? 20,000। हल कर रहे हैं, जब आपने एक बार गलत हल कर दिया, प्रारंभिक मांग हमारी 20,000 थी, बढ़ करके मांग हमारी हो गई 50,000, फिर हमारी पूर्व की मांग थी 20,000 डिवाइड बाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज। स्टार्टिंग में कितना था हमारा? 400, बढ़ करके हो गया 800, पूर्व का 400। फिर आइए नीचे, आप फिगर को सेम अपोजिट रख रहे थे, उसका आंसर भी अपोजिट आएगा। 20,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 20,000, इसको डिवाइड कर लेंगे। 400 माइनस 800 माइनस 400 माइनस 3/2 डिवाइड बाई माइनस 1/1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1 ऊपर चला गया, -1 नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर होगा 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5। अभी हम सही बनाए, कितना आएगा? 1.5। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के नेचर को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं पढ़िएगा उस तरह, गलती करिएगा बार बार। आप सेम अपोजिट 400 को डिमांड बता रहे थे और 20,000 जो डिमांड थी उसको एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बता रहे थे। अरे समझो, 20,000 रुपया यदि हम विज्ञापन पर खर्च करेंगे तो 400 डिमांड होगी जी। समझ में आया नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छा। अगले क्लास में हम लोग, आज हमारा इलास्टिसिटी के 4 प्रकार थे। मांग की लोच कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की, जो आज हमारा समाप्त हो गया। मांग की लोच समाप्त हो गई। यदि इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मांग की लोच से जुड़ा हुआ कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मांग की विज्ञापन लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की विज्ञापन लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की विज्ञापन लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की विज्ञापन लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांग की विज्ञापन लोच को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है आपका प्रोडक्ट स्टेज। प्रोडक्ट स्टेज, प्रोडक्ट स्टेज क्या है? उत्पाद चरण। नवीन उत्पादों के विज्ञापन से मांग में तेजी से वृद्धि होती है। नवीन उत्पादों के विज्ञापन से
मांग में तेजी से वृद्धि होती है। क्या होती है? तेजी से वृद्धि होती है और विज्ञापन लोच अधिक होती है, जबकि पुराने उत्पादों की विज्ञापन लोच कम और बेलोचदार होती है। अगला है कंपटीटर्स रिएक्शन। कंपटीटर्स रिएक्शन, कंपटीटर्स रिएक्शन, क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का स्तर। और चौथा पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर्स। इफेक्ट्स ऑफ नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर्स। और पांचवा अंतिम पॉइंट है हमारा टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, ठीक है, समयांतर। कंपटीटर्स, कंपटीटर्स, रिएक्शन, हाँ, कंपटीटर्स रिएक्शन। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट स्टेज। नवीन उत्पादों के विज्ञापन से मांग में तेजी से वृद्धि होती है। मांग में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि विज्ञापन लोच अधिक होती है। वहीं पुराने उत्पादों की विज्ञापन लोच कम और बेलोचदार होती है। पुराने उत्पाद मतलब जो मार्केट में ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है, उसके बारे में विज्ञापन एक निश्चित सीमा के बाद कितना भी विज्ञापन करने पर उसकी मांग प्रभावित नहीं होती है। होता है ना इस तरह का। दूसरा है कंपटीटर्स रिएक्शन। कंपटीटर्स रिएक्शन, प्रतियोगियों, टाइम इंटरवल, समयांतर। अगला पॉइंट है हमारा कंपटीटर्स रिएक्शन, प्रतियोगियों की प्रतिक्रिया। जो हमारा प्रतियोगी है उसका रिएक्शन कैसा है, कंपटीटर्स रिएक्शन। यदि उत्पादक द्वारा विज्ञापन कराने पर प्रतियोगी भी जवाब में विज्ञापन का प्रयास बढ़ा देते हैं तो विज्ञापन का प्रभाव मांग पर कम पड़ता है, अन्यथा अधिक पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई दो प्रतियोगी हैं, दो कंपटीटर हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताइए, नाम बताइए। कोई भी प्रोडक्ट, हाँ, कोई भी दो प्रोडक्ट जो सिमिलर हो। कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कि किसी प्रकार के दो प्रोडक्ट जो सिमिलर प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट आपको सुधा में भी आता है। बोलिए। सुधा में जैसे कि ये आपको सुधा में नहीं आता, सुधा एक ब्रांड है। प्रोडक्ट के दो ब्रांड का नाम बताइए। सुधा ब्रांड है तो प्रोडक्ट नहीं आता। तो सुधा हो गया, एक और बताइए ना कोई। चलिए आप ज़्यादा, अमूल। देखिए बिटिया ने बताया सुधा मिल्क, सुधा मिल्क। और दूसरा है अमूल। अमूल का दूध आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए सुधा कंपनी ने दूध के विज्ञापन पर प्रयास किया। सुधा कंपनी ने दूध के विज्ञापन प्रयास किया, लेकिन सुधा का कंपटीटर कौन है, अमूल। जैसे ही सुधा कंपनी ने अपने विज्ञापन को बढ़ाया, अमूल ने भी अपने विज्ञापन को बढ़ा दिया, या अमूल कंपनी ने भी अपने विज्ञापन के प्रयास तेज कर दिए। उस दौर में सुधा कंपनी के विज्ञापन बढ़ाने से उसकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मांग में वृद्धि कम आएगी। क्यों? क्योंकि अमूल ने भी अपने विज्ञापन को प्रसारित करना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है हमारा क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का स्तर। यदि वर्तमान विज्ञापन स्तर भूतकालीन विज्ञापन से श्रेष्ठ है, भूतकालीन विज्ञापन से श्रेष्ठ है, तो विज्ञापन लोच अधिक होगी। विज्ञापन लोच अधिक होगी। भूतकालीन विज्ञापन से श्रेष्ठ है, बढ़िया है,
तो विज्ञापन लोच अधिक होगी। यदि और ग्राहकों द्वारा अधिक वस्तुओं की मांग की जाएगी, जैसे सबसे पहले विज्ञापन कैसे किया जाता था? पेपर के माध्यम से, वॉल न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से। आज विज्ञापन के लिए नए नए आधुनिक टेक्निक आ गई हैं, नए नए आधुनिक तरीके यूज किए जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। आप फेसबुक यूज करिएगा तो विज्ञापन आता है, ट्विटर चलाइए विज्ञापन आता है। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक्स हैं एडवर्टीजमेंट के। बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं जो पुराने टेक्निक को लेकर के आज भी चल रही हैं, तो उसका विज्ञापन लोच अधिक नहीं होता है, कम होता है। जरूरी नहीं कि हम जिस विज्ञापन मेथड को कल यूज करते तो उसी को आज भी हम यूज करें। नए नए तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। आधुनिक दौर में हम जी रहे हैं, 5G जनरेशन का हम हिस्सा है। न्यूज़पेपर का विज्ञापन उस समय हुआ करता था जब हम टेलीकॉम इंडस्ट्री से कोसों दूर थे। आज हमारे पास 2G, 3G, 4G, 5G जनरेशन आ गई है। तो मॉडर्न एडवर्टीजमेंट मेथड अप्लाई करेंगे टेलीविज़न के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। सोशल मीडिया पर हम वीडियो देते हैं, और इस तरह के मेथड को अपनाएंगे उस वस्तु की विज्ञापन का प्रभाव वस्तु की मांग पर ज़्यादा पड़ेगा, यानी विज्ञापन की लोच अधिक होगी। अगला है हमारा इफेक्ट्स ऑफ नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर्स। इफेक्ट्स ऑफ नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर्स, गैर विज्ञापन कारकों का प्रभाव वस्तु की मांग पर। गैर विज्ञापन तत्वों जैसे प्राइस कीमत, इनकम, फैशन क्या है? फैशन, डेवलपमेंट नेचर का भी प्रभाव पड़ता है। अतः विज्ञापन लोच की सही माप के लिए इन प्रभावों का भी अध्ययन करना चाहिए। यदि हम विज्ञापन की लोच को कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस दौरान इफेक्ट्स ऑफ नॉन एडवर्टाइजिंग फैक्टर्स, गैर विज्ञापन तत्वों का, गैर विज्ञापन कारकों का भी अध्ययन करना चाहिए। जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता का आय, उपभोक्ता का फैशन और विकास की प्रवृत्ति, इनका भी विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा टाइम इंटरवल। क्या है? टाइम इंटरवल, समयांतर। बहुधा विज्ञापन का प्रभाव मांग पर कुछ समय बाद पड़ता है। विज्ञापन आज होगा तो आज ही विज्ञापन, उसका मांग बढ़ेगा नहीं ना। आज हम विज्ञापन करेंगे, उपभोक्ता, कंज्यूमर उसके बारे में जानेगा, अट्रैक्ट होगा, और उसके बाद वस्तु को परचेज करने के लिए इच्छुक होगा, तब जाकर के वस्तु की मांग बढ़ेगी। भूतकालीन विज्ञापन भी वर्तमान मांग को प्रभावित करते हैं। यानी हम आज कोई नया विज्ञापन शुरू किए हैं, कोई कंपनी आज नया विज्ञापन शुरू की है, उसके पहले कोई और विज्ञापन करती थी, तो उस विज्ञापन का प्रभाव आज पड़ेगा, क्योंकि लोग, कंज्यूमर, कस्टमर पुराने विज्ञापन को देखता आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होकर के, उसके अकॉर्डिंग क्यूरियस होकर के, जागरूक होकर के परचेज करता है। बिल्कुल। साथ ही वर्तमान विज्ञापन का प्रभाव भावी विक्रय पर पड़ता है। इसकी माप करना कठिन होता है। जैसे यदि हम आज कोई विज्ञापन कर रहे हैं तो आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में उसका प्रभाव पड़ेगा। होता कि नहीं होता इस तरह का? करेंटली नहीं पड़ेगा। इसलिए इसके लोच का कैलकुलेशन करना, सटीक माप करना, एक्यूरेट कैलकुलेशन करना कठिन काम है। विज्ञापन लोच का महत्व किसी भी अर्थशास्त्री और विपणन प्रबंधक के लिए, किसी भी अर्थशास्त्री, किसी भी इकोनॉमिस्ट
और विपणन प्रबंधक मार्केटिंग मैनेजर के लिए मांग की विज्ञापन लॉन्च, मार्केटिंग मैनेजर के लिए मांग की विज्ञापन लॉन्च का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। इसके अध्ययन से यह निर्णय आसानी से लिया जा सकता है कि वस्तु के विज्ञापन व्ययों में वृद्धि किया जाए या नहीं। इसके अध्ययन से यह आसानी से निर्णय लिया जाता है कि वस्तु के विज्ञापन व्ययों में बढ़ाया जाए या नहीं। एक और जहाँ विज्ञापन व्ययों की वृद्धि के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होती है, वहाँ दूसरी ओर विज्ञापन व्ययों का पूर्ण सदुपयोग भी इसके द्वारा संभव हो पाता है। मांग की विज्ञापन लॉन्च का विश्लेषण प्रत्येक व्यावसायिक फर्म को लाभार्जन का मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करता है। लाभार्जन का प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करता है। समझ में आया? ऊपर वाला क्या लिखा है? नहीं, इससे पहले जो लिखा है, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों को, मार्केटिंग मैनेजर को, भाई बिजनेस का कैलकुलेशन कौन करेगा? इकोनॉमिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, विपणन प्रबंधक। तो इन लोगों को एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का एनालिसिस करने में या डिमांड का एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, सहायता मिलता है। तब जा कर के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है? एनी क्वेरी? चलिए अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।